हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CTET प्राइमरी लेवल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसके पहले के 16 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आपके ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है आकलन, इंग्लिश में असेसमेंट कहते हैं। आकलन और मूल्यांकन दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। आकलन में हमेशा ध्यान रखें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डाटा यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में कितना सीखा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना नहीं, ये आकलन का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना कि हमने उन्हें 1 2 3 में डिवाइड कर दिया, आपकी फर्स्ट है, आपकी सेकेंड, आपकी थर्ड रैंक है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना और विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना कि हमने उनको इस तरीके से नामांकित कर दिया कि आप पढ़ने में बहुत होशियार है या फिर ये बच्चा पढ़ने में बहुत बुद्धू है। तो नहीं, ये भी नहीं करना है हमें। केवल आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड वाला आंसर सही है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? आपके ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो यहाँ देखते हैं हम, बुद्धि एक निश्चित योग्यता तथा जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, निश्चित योग्यता नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, इसके मानकीकृत परीक्षण जरूर होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो सटीक रूप में आए। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल 18 का फर्स्ट वाला सही है। बुद्धि बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। इसके बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बताया है और उन्होंने बताया कि 10 तरीके की बुद्धि होती है। NCERT में हम 7 तरह की मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही ऑलवेज थिंक्स of multiple solution to a problem, many of which are original solution. रूही is displaying characteristic of a and आपके ऑप्शन है आत्म केंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक। आत्म केंद्रित विचारक नहीं होगा, ईगोसेंट्रिक नहीं है, केवल अपने बारे में नहीं सोचती है, और ना ही अनम्य विचारक होगा, यानी कि ना ही वो एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसलिए अनम्य विचारक भी नहीं होगा। और हम केवल सृजनात्मक विचारक और अभिसारी विचारक के बारे में पहले समझते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड। ध्यान रखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध हमेशा इंटेलिजेंस से होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध हमेशा क्रिएटिविटी से होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एक से अधिक, क्योंकि वो समाधानों के बारे में सोच रही है और जो भी वो सोचती है उसके जो समाधान होते हैं वो उसके खुद के ओरिजिनल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 का सेकंड वाला सही होगा, सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। हमें सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में RTE लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ बोल रहा है कि
समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो समावेशी शिक्षा हम सभी को पता है, यानी कि ऐसी कक्षा जहाँ पर सभी प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखते हैं हम ऑप्शन में। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। व्यवहारवादी इसका सिद्धांत नहीं होगा। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, हमें उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी है, और ना ही अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होगा। यहाँ केवल फर्स्ट वाला सही होगा। हमें हमेशा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना होता है, यानी कि जो अशक्त बच्चे होते हैं, जो जिनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो उन्हें कुछ ना कुछ व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, जिससे वो अन्य बच्चों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकें। तो यहाँ पर 20 का फर्स्ट वाला सही है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन द सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। आपके ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे। जैसी स्थिति है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो सैलरी मिल रही है, हमें क्या करना है, ऐसा भी नहीं है करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को हमें कम नहीं करना चाहिए। हमें केवल क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करके उसे और इम्प्रूव करना चाहिए, और इसके लिए नए नए तरीके भी ढूंढने चाहिए, जिससे कि बच्चों की सहभागिता उसमें और अधिक हो। फर्स्ट वाला इसका सही है। रिफ्लेक्ट हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। फिर से यहाँ पर समावेशी शिक्षा का एक और क्वेश्चन आ गया है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। आपके ऑप्शन है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वो समावेशी कक्षा के बारे में कह रहा है, यानी कि इसमें सभी तरीके के छात्र हैं, उसमें नॉर्मल भी छात्र है या उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, ऐसे छात्र भी हैं। तो हमेशा जब भी हम उनको पढ़ाते हैं तो हमें किस तरीके की शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए? हमेशा तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? नहीं, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी कभी तैयार करना चाहिए? नहीं, हमेशा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जब टीचर एक्टिव होगा तभी वो बच्चों को भी एक्टिव कर सकता है, और इसलिए 22 का फोर्थ वाला आंसर सही है, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पठन व फल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। यहाँ पर वो डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। एक ही गतिक विषयक कार्य को बार बार दोहराना, यानी कि वो एक ही कार्य को बार बार दोहराता है। इसे हम आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार भी कहते हैं, ASD के नाम से जाना जाता है, तो ये नहीं होगा। न्यून अवधान विकार, जिसमें क्या होता है, बच्चे में अटेंशन की कमी होती है, ये भी नहीं आता, इसे ADHD के नाम से भी जानते हैं। अब सारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, फोर्थ वाला सही है। हमेशा ध्यान रखिए, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे में क्या होता है, पढ़ने में समस्या होती है, यानी कि जैसे वो D को B देख लेता है या 100 को वॉल देख लेता है, तो इस तरीके से उसे पढ़ने में समस्या होती है। तो 23 का फोर्थ वाला आंसर सही है, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर।
इमोशन और संज्ञान क्या होते हैं? जो इमोशंस होते हैं उनका संबंध हमारी फीलिंग से होता है, और जो कॉग्निशन होता है उसका संबंध हमारे मेंटल लेवल से होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कॉमन सा उदाहरण है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सही या गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूर्णतः अलग है, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्र है, नहीं। सन्निहित है, एक दूसरे से क्या है, ये सन्निहित है, इसलिए 24 का 4th वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, आपके ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो यहाँ देखिए संरचनावादी क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, इनका जो इन जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होते हैं वो हमेशा कंस्ट्रक्शन यानी कि नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पर बल देते हैं, ज्ञान के कंस्ट्रक्शन पर बल देते हैं। क्योंकि ये वर्ड आप देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहे हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला जो भाग आ रहा है वो किससे निकल के आ रहा है, कंस्ट्रक्शन से। तो इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि कंस्ट्रक्शन पर जोड़ देते हैं, किस चीज़ के, ज्ञान के कंस्ट्रक्शन पर। तो यहाँ पर क्या है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, नहीं। उन्हें रोट मेमोराइजेशन पर बल नहीं देते, प्रबलन पर केंद्रित है, नहीं। रीइंफोर्समेंट पर भी नहीं है, और ना ही कंडीशनिंग द्वारा अर्जित है। केवल फर्स्ट वाला इसका सही है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? न्यू थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना, आपके ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सहजानुभूत सिद्धांत, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो बच्चे अपनी सहजता के अनुसार बना लेते हैं। तो ऐसे में एक शिक्षिका को, एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, हम उन्हें अनदेखा नहीं करेंगे, और ना ही हम उन्हें दंडित करेंगे, बार बार याद दिलाने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। केवल हम उन्हें क्या करेंगे, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई बच्चा है वो बोलता है कि जो काऊ होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो हमें क्या करना है कि उन्हें प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण पहले प्रस्तुत करने, पहले उन्हें देने, और फिर क्या करना है, इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, फिर हमें देनी चाहिए कि मतलब बच्चे से फिर पूछना चाहिए कि अब आप बताइए कि काऊ कैसे बोलती है। तो यहाँ पर 26 का फर्स्ट वाला सही है, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर पेडोलॉजी प्रमोट। ध्यान रखिए आजकल की जितनी भी शिक्षा है वो सब क्या है, वो छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि हमें बच्चे को ही फोकस करना है, मेन क्या है, मेन बच्चा है। हम ऑप्शन देखते हैं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को वरीयता देना, यंत्रवत याद करना। तो क्या होगा, योग्यता के आधार पर हमने केवल उन्हें नामांकित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, हमें केवल पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भर नहीं होना है, और ना ही उन्हें यंत्रवत याद करने के लिए फोर्स करना है। केवल हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, गिविंग अ प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आते हैं। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? Which of the following statement about learning is correct from a constructivist perspective? आपके ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो देखिए
क्या बोल रहा है, पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं, रिकॉल की प्रोसेस नहीं है, अधिगम यंत्रवत याद करना नहीं, हमें उन्हें चीज़ों को रटाना नहीं है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है नहीं, केवल हमने पहले भी अभी बताया था कि संरचनावादी क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की संरचना पर बल देते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला सही है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। ऑप्शन देखते हैं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण और गैर उदाहरण, यानी कि कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण होते हैं जो उनकी बुक में दिए होते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो उनके डेली बेसिस पर या जो उनके आसपास से लिए जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से उदाहरण देते हैं बच्चों को तो क्या होता है, यह अवधारणात्मक समझ यानी कि कंसेप्चुअल समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल केंद्रित करता है? बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है? नहीं, ये भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करेगा। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा, कंसेप्चुअल परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। ये क्या है, हम अगर बच्चों को उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं और कुछ अलग से हमने उदाहरण देकर उन्हें बता दिया, जैसे कि हम छोटे बच्चों को बुक से पढ़ा रहे 1 2 3, उसके बाद हमने उन्हें पेंसिल लेके बता दिया कि 1 2 3 अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे होता है, पेन लेके बता दिया, हमने उन्हें स्टूडेंट को खुद वहाँ खड़ा करके बता दिया, हमने उन्हें चेयर के माध्यम से, टेबल चेयर के माध्यम से समझा दिया। तो यहाँ पर क्या, कुछ तो हमने उन्हें स्पष्ट उदाहरण दे दिए और कुछ अलग से हमने उन्हें गैर उदाहरण दे दिए। तो इस तरीके से बच्चों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा और बल्कि ये क्या है, ये एक प्रभावशाली तरीका है। इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? रिपीटिवली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। आपके ऑप्शन है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी बच्चे को लगातार पुरस्कार या दंड देते रहेंगे तो क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने क्या बात कर दी, अगर वो ये कहते कि हम अगर बच्चे को पुरस्कार या दंड देते तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम किसी बच्चे को लगातार दे रहे हैं। जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं कि बुक में बुक मार्क लगा देते हैं कि गुड, वेरी गुड, इस तरीके से। या फिर बच्चों को जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा आंसर बताया तो हमने उन्हें गुड बोल दिया, वेरी गुड बोल दिया। या फिर हम किसी बच्चे को बार बार डांट रहे हैं, अगर वो शैतान है तो हम उसे बार बार डांट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आखिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है, ये मतलब क्या होता है, जब किसी छात्र को किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर ऐसे कारकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो प्रेरित हो, जैसे कि परीक्षा है, पुरस्कार है। तो वो क्या बोल रहा है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा किसी चीज़ को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो, जैसे कि उसे भूख लग रही, प्यास लग रही, तो क्या है, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरणा उसमें बढ़ रही है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय
निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा? 30 का फर्स्ट वाला होगा, बच्चों में अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती जाएगी। यानी कि एक टाइम के बाद जब आप उसे लगातार गुड या वेरी गुड बोलते जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उसकी उस चीज़ में रुचि कम हो जाएगी कि अरे टीचर तो बार बार ही बोलता है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तो इसका फर्स्ट होगा डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो 30 का इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़